अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 37A, जिस पर एक पूरे मुल्क में इस वक्त एक वबाल मचा हुआ है। पूरे मुल्क की जो ताजिर तंजीमें हैं, सनतकार हैं, वो इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन है, उनका मानना यह है कि इस सेक्शन के ज़रिए महज शक की बुनियाद पर FBR को कारोबारी शख्सियात को गिरफ्तार करने के इख्तियारात मिल जाएंगे। महज शक की बुनियाद पर उनके ऑफिस में छापे मारे जाएंगे, उनका रिकॉर्ड जब्त हो जाएगा और FBR को उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी इख्तियार मिल जाएगा। तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि इसके खिलाफ बड़ी बेचैनी पाई जा रही है और 19 जुलाई को इस हवाले से मुल्क भर की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक का, शटर डाउन का ऐलान किया। लेकिन दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर इंडस्ट्री से उनके जो हुक्काम हैं, उनकी मुलाकात FBR के चेयरमैन से भी हुई और बिलाल अजहर कियानी जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, उनसे भी हुई और FBR के मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशंस डॉक्टर हामिद अतीक सरवर से भी हुई, जिनका मानना यह है कि सेल्स टैक्स एक्ट के सेक्शन 37A के तहत गिरफ्तारियां सिर्फ उन लोगों की जाएंगी जो जाली या फ्लाइंग इनवॉइसेस और कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि चूंकि ये एक्ट जो है पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, लिहाजा इसको वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये यकीनी बनाया जाएगा कि इसकी जो है वो नाजायज़ इसका इस्तेमाल ना किया जाए और जो है महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ ना की जाएँ। तो ये तोजी एक हद तक FPCCI जो है उसने तस्लीम की और उन्होंने जो आने वाली 19 जुलाई की स्ट्राइक है उससे अपने आप को अलग किया। लेकिन कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और इन जैसी दर्जनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऐसी हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां 90 से 95% जो है रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी ताजिर बिरादरी की, सनतकारों की, जो उसको मुस्तरद करते हैं और उनका डर और खौफ अपनी जगह पर मौजूद है और उनका एहतजाज भी अपनी जगह पर मौजूद है। इसी हवाले से मैं बात करूँगा। जावेद बिलवानी जो कि सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। राना मुनीर हुसैन पैटर्न हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बिलवानी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी पिछले हफ्ते भी इसी टॉपिक के ऊपर बात हुई थी, तो तब से अब तक किसी किस्म की कोई जो है वो बातचीत आगे नहीं बढ़ी, पेशरफ्त आगे नहीं बढ़ी, ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। सिर्फ FPCCI को इस सिलसिले में जो टैक्स अथॉरिटी है वो लोग मिले हैं, आप लोगों से किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई? जी, हमें भी कहा था कि आप उस तरह आए मीटिंग करने के लिए, तो आप गए क्यों नहीं? हम इसलिए नहीं गए कि हमने इनसे कहा कि पहले आप जो है ये जो कानून बनाए गए हैं, हमने 5 कानून दिए थे कि उनको एवेंस में डाल लें, फिर मीटिंग करें। नहीं तो ये तो तय है ना कि एक पार्लियामेंट से मंजूर हुआ है और पार्लियामेंट ही इसको जो है वो इसमें तरमीम कर सकती है। FBR अकेले तो नहीं कर सकता, हुकूमत अकेले तो नहीं कर सकती। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपने एक बात की अपने प्रीएम्बल्स के अंदर कि टैक्स पेयर को अरेस्ट करने के पावर दिए। किनको पावर दिए, किनको अरेस्ट करने के लिए? टैक्स पेयर को, जो टैक्स नेट में उनको अरेस्ट करने के। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो जाली और फ्लाइंग इनवॉइसेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रीएम्बल्स में आपने ये कहा कि टैक्स पेयर को अरेस्ट करने के पावर दिए जिनकी जाली इनवॉइसेस हों, ठीक है ना? मैंने कहा ताजिरों और सनतकारों को, मैंने टैक्स पेयर, मैंने कहा ताजिरों और सनतकारों को जो कि जाली इनवॉइसेस। ओके, ठीक है, आप ले आए उसको, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो टैक्स नेट में है वही गिरफ्तार होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो टैक्स नेट में नहीं है वो गिरफ्तार नहीं होंगे, ये मतलब हुआ ना इसका। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है? दोनों एक दूसरे के पैरेलल खड़ी हैं, ऑलमोस्ट 100% पे माय डियर।
अभी टैक्स बार के बैठे राणा साहब, 60% अनडॉक्यूमेंटेड है और 40% डॉक्यूमेंटेड है। राणा साहब से पूछेंगे तो वो कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक। अच्छा, टैक्स नेट में जो लोग आए हैं, वो एफबीआर में एक डिपार्टमेंट होता है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। ये वो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट उनको लोगों को लाया है कि वो खुद आए हैं, वो सब खुद आए। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एक शख्स को भी नहीं लाया हो। मैं कई दफा एफबीआर से रिपोर्ट मांगी है कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कितने इस साल टैक्स नेट में लोग लाए हैं, वो हमें रिपोर्ट दे, कभी भी रिपोर्ट नहीं देते। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एफबीआर 100 केस बनाता है तो हाई कोर्ट में और एफटीओ के पास वो केस जाते हैं, तो कितने फैसले टैक्स पेयर के हक में आते हैं और कितने फैसले एफबीआर के फेवर में आते हैं? वो 98% टैक्स पेयर के फेवर में आते हैं और 2% और 1% जो है वो एफबीआर के फेवर में आते हैं। अब पावर किनको दिए गए हैं? जो 98% गलत केस बनाते हैं। तो ताजिर बरादरी डरेगी, ताजिर बरादरी परेशान होगी ना। जो टैक्स नेट में है उसको पकड़ेंगे, जो टैक्स नेट में नहीं है उनको नहीं पकड़ेंगे। राइट, राइट, बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर मैं मजीद एक बात कहूं कि मैं कोई पिछले 25-30 साल से ट्रेड पॉलिटिक्स में हूं और टैक्स नेट में भी हूं और एक्सपोर्ट भी करता हूं। मैंने 25-30 साल के जो बजट देखे हैं, आज तक किसी बजट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि 2 एनोमलीज कमेटी बनती हैं बजट फाइनल होने से पहले और उसकी मीटिंग्स होती हैं। एक होती है टेक्निकल कमेटी, एक होती है बिजनेस। दोनों में से इंपॉर्टेंट बिजनेस कमेटी होती है। इंपॉर्टेंट क्यों होती है? कि बिजनेस कमेटी ने टैक्स देना होता है। ठीक है, सही है ना? तो इस बार बजट फाइनल होने से पहले जो बिजनेस की कमेटी थी उसकी मीटिंग ही नहीं हुई और उनकी एनोमलीज जो है वो सुनी ही नहीं गई। अच्छा, जब उसकी मीटिंग होती है तो उसके अंदर तरीका क्या होता है कि वो मीटिंग होती है, हम एनोमलीज की जस्टिफिकेशन देते हैं। जब जस्टिफिकेशन देते हैं और जब मेंबर आईआर पॉलिसी और मेंबर कस्टम उसको मान लेते हैं कि आपकी जस्टिफिकेशन सही है, तो चेयरमैन को बुलाते हैं। फिर चेयरमैन आता है, चेयरमैन देखता है जस्टिफिकेशन सही है तो फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाते हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर जब देखता है जस्टिफिकेशन सही है तो बजट के अंदर वो चेंजिंग कर देते। ये भी इस बार नहीं हुआ, जो आज तक तारीख में मैंने नहीं देखा कि उसके बगैर बजट पास हुआ। ठीक है, आपके पॉइंट्स को जरा मैं रखता हूं राणा साहब की तरफ। राणा साहब, 3-4 पॉइंट्स से। सबसे पहले कि 98% फैसले जो हैं अगर वो लिटिगेशन में जाते हैं तो वो ताजरों और सनतकारों के हक में आते हैं और एफबीआर के हक में 1 और 2% 1 या 2%। ऐसे में ये इख्तियार मिलना किस हद तक आप जस्टिफाइड समझते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो तर्जीह पेश की जा रही है, किस हद तक आप एक टैक्स एक्सपर्ट जो है वो इसको काबिल कबूल समझते हैं? ये बात अभी प्रेसिडेंट साहब ने जो फरमाया कि 2% जो फैसले हैं वो डिपार्टमेंट के हक में आते हैं, ये बात 100% दुरुस्त है। और ये कहना कि जो फैसले जो लोग कर रहे हैं इन्हीं को इख्तियार दिया जाए जो पहले ही गलत फैसले कर रहे हैं और शक की बुनियाद पर जो फैसले कर रहे हैं, उनको अब ये इख्तियार दिया जाए कि आप शक की बुनियाद के ऊपर किसी शख्स को गिरफ्तार कर दें। तो ये ऐसे ही है कि कोई फातेह कौम जो होती है वो मफ्तू कौम पे ऊपर जिस तरह के जो कवानीन बनाते हैं, ये इस तरह का एक कानून बनाया गया। लेकिन इसमें जो बड़ी अहम बात है वो क्या है? वो ये है कि इख्तियार दिया गया है कि जहां टैक्स फ्रॉड होगा वहां उस ऑफिसर को, जो ऑफिसर जिसका ग्रेड जो है 17 का होगा, उसको इख्तियार दिया गया है कि वो उस शख्स को अरेस्ट कर लेगा। अब टैक्स फ्रॉड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैक्स फ्रॉड में उन्होंने कहा है कि जो बंदा इनपुट गलत क्लेम करेगा, जो सेल्स जो है अपनी रिकॉर्ड नहीं करेगा, जो इनवाइस जारी नहीं करेगा और जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर होना था वो रजिस्टर नहीं होगा, वो सारे के सारा टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा। तो जब इस ज़ुमरे में आ गया कि जी वो कोई एक शख्स है, वो कहता है उसके ओपिनियन में वो उसको टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है सेल्स टैक्स में, और वो दूसरा ऑफिसर आके एकदम कह देता है कि जी आपने रजिस्टर होना था, आप रजिस्टर नहीं हुए, इसलिए आपने टैक्स फ्रॉड किया है और मैं आपको अरेस्ट कर। तो ये अरेस्ट जो है ये ठीक है, उन्होंने कहा
कि जी कमिश्नर जो है वो कंसर्न जो है वो उसकी अप्रूवल देगा तो फिर जाके जो है वो उसको अरेस्ट किया जा सकेगा। लेकिन कमिश्नर से अप्रूवल लेना कौन सा मुश्किल काम है? एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाना है और उस फाइल के ऊपर साइन हो जाने हैं, वो अप्रूवल हो गई। तो इस तरीके से ये जिस तरह अभी प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को ही जो है अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको भी रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा इस वजह से कि दे वर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। अच्छा। ये उसके टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आ गया और उसको अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जो टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन है वो अपने तई बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं पर सारा जो है वो इश्यूज और प्रॉब्लम है। बिलवानी साहब, ये आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई? एफपीसीसीआई जो है उन्होंने तो जाहिर है कि वो हुकूमत के साथ अभी जब बात हुई है तो कुछ यकीन दहानियाँ भी हुई हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि उस लेवल के ऊपर चीज़ें आप लोगों में तकसीम है या क्या है, मामला क्या है? या तो फिर फेडरेशन को भी इसी आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था ना इस मामले पे? देखो, एफपीसीसीआई के प्रेसिडेंट से मेरी आधा घंटा पहले बात हुई है। मैंने उसे कहा कि आपने क्या स्ट्राइक के लिए क्या बोला है? बोला कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला क्या बात हुई है? बोला वो मंगल को हमें बताएंगे कि वो क्या कर सकते, सिर्फ इतनी बात हुई है। तो मुझे किसी टीवी का वो आया था, वो मैंने वीडियो उनको शेयर किया, बोला मैंने ये कहा ही नहीं है, मैं तो अभी स्टेटमेंट देता हूँ हमने कहा है। सर, आज के अखबारों में कोट हुआ है कि उन्होंने इस स्ट्राइक से जो है वो अपने आप को दूर किया है, ला ताल्लुकी। नहीं, मेरे खुद बात हुई है और मैं अच्छा ला ताल्लुक भी कर लिया तो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो उन्होंने जो कहा है, मैं वजू से बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, नमाज अभी पढ़। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर लाहौर चैम्बर, कराची चैम्बर, सरहद चैम्बर, कोयटा चैम्बर, ये 4 प्रोविंस के कैपिटल सिटी के चैम्बर, ठीक है, फिर उसके बाद फैसलाबाद चैम्बर, सियालकोट चैम्बर, मुल्तान चैम्बर और रावलपिंडी चैम्बर, हाँ। और टेक्सटाइल की तमाम एक्सपोर्ट वेल्यू टेक्सटाइल की एसोसिएशन और सियालकोट में सर्जिकल गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर गुड्स की एसोसिएशन, ये सब ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। ये मुल्क का 99% ये चैम्बर और ये एक्सपोर्ट एसोसिएशन एक्सपोर्ट करते, और ये जो मैंने जिन शहरों के नाम लिए, ये मुल्क का 98-99% टैक्स देती है और इंडस्ट्रीज और सबसे ज्यादा इन शहरों में है। अगर ये सब एक पेज पे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट क्या कर रही। नहीं तो फिर ये मुझे बताइए कि जो ब्यूरोक्रेसी है, चले ब्यूरोक्रेसी को भी छोड़ के आगे चलते हैं, जो इस वक्त हुक्मरान है, ज़ाहिर के शरीफ फैमिली है या सदर आसिफ जरदारी, एक वक्त आपको याद होगा बड़ा उनको कोट किया जाता था कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकती। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस तरह से फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका गला जो है वो घोटा जाएगा। तो आप कैसे समझते हैं कि इस चीज़ को अलाउ कर दिया जाएगा? हमारी जो सियासी अकाबरीन है वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे मुल्क के इस दफा जो गवर्नमेंट चल रही है, कोलिशन गवर्नमेंट है, हाँ। इतनी पार्टियों की कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख में मेरी नजर में तो नहीं गुजरी गई थी, तारीख में इतनी कोलिशन पार्टियों की कोलिशन से गवर्नमेंट बनी हो। ये फर्स्ट टाइम मुझे लगता है बनी है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। आपको मालूम है M9 के ऊपर स्ट्राइक हुई 15 दिन तक। कितने दिन तक? 15। और सारा मुल्क शोर मचाता रहा, गवर्नमेंट के सर पे एक बल नहीं आया। पोर्ट्स पे जो है ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई 15-20 दिन तक। सारे ताजिर बिरादरी शोर मचाती थी, गवर्नमेंट के सर पे एक बल नहीं आया। गवर्नमेंट का मेन इंटरेस्ट जो हमें नजर आता है, उनको ना टैक्स नेट में लोग बढ़ाने, ना उनको इंडस्ट्री बढ़ानी है। उनको एक ही काम करना है कि IMF से पैसा कैसे मिल जाए या हम दुनिया से पैसा कैसे ला सकते। नहीं तो फिर आप भी जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं उसका असर वसर कुछ नहीं होगा? मुझे नहीं लगता। ये टैक्स नेट में लोग जो है ये 50% इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते टैक्स नेट में कोई नहीं होगा। फिर वो आपने भूखे और नंगे की कहानी सुनी होगी, वो वाला हिसाब हो जाएगा इस मुल्क में। जब लोग कारोबार बंद करके चले जाएंगे
तो भूखे और नंगे जो हैं वो एक दूसरे को बोलेंगे भाई मुझे भूख लगी है, वो बोलेगा मुझे कपड़े चाहिए, समझे। तो वो इस मुल्क में मुझे लगता है, मुझे डर लगता है, अल्लाह ना करे वो हालात नज़दीक आने वाले हैं। क्योंकि वैसे ही आप गल्फ कंट्रीज में देख लें कितने पाकिस्तानीज ने पिछले 2 साल में कंपनियां रजिस्टर कराई हैं। फिर इसके अलावा आप देख लें कि दुनिया में कितने पाकिस्तानीज ने पैसे दे के नेशनलिटियां ली हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, जाहिर है कि ये बेचैनी कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगी। जावेद बिलवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद हम चाहेंगे कि जनाब हमारे साथ मुल्तान चैम्बर भी आए और सरहद चैम्बर जो है वो भी आए, और साथ ही साथ राना मुनीर हुसैन साहब भी मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मियाँ बख्तावर तनवीर शेख भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या इंटरप्रिटेशन इस वक्त ली जा रही है 37AA को लेकर, कितनी बेचैनी इस वक्त पाई जा रही है, और साथ ही साथ हमारे साथ राना मुनीर हुसैन भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम कमेंट करेंगे। जी बख्तावर, पहले आप बताइएगा। देखिए जी, ये 37AA, पहले ये 37A होता था, फिर 37B हुआ, और अब ये 37AA का जो कानून हुकूमत लेकर आई है, इससे बेसिकली दे आर कन्वर्टिंग FBR इनटू अ पुलिस फोर्स, जो कि पहले ही पाकिस्तान में एक डर और खौफ की सूरत हाल है। अब ये नए कानून के ज़रिए FBR का कोई भी ऑफिसर जिसका दिल करेगा, बग़ैर किसी सॉलिड प्रूफ के वो किसी भी कारोबारी शख्स के ख़िलाफ़ वो इंक्वायरी शुरू कर सकता है और उसके बाद उसको अरेस्ट किया जा सकता है। देखें जी, पूरी दुनिया में जो है लॉ ये होता है कि हर किसी के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ना सिर्फ बल्कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि जब तक कोई भी इंसान गिल्टी ना कंसिडर हो तो उसके पास राइट ऑफ अपील होता है और आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन इस कानून के तहत कोई भी FBR का अफसर किसी भी कारोबारी शख्स को जाके बगैर किसी प्रॉपर इंक्वायरी के जाके अरेस्ट कर सकता है। ये बताइएगा राना साहब कि एक ऐसा कानून जिसके बनने से जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है, तो एक ऐसे कानून को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है, या फिर अगर पार्लियामेंट से एक एक्ट मंजूर हो गया तो वो हमेशा के लिए मंजूरी हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अगर कोई ऐसा लॉ हो जो उसको वायलेट करता हो तो ये कोर्ट के पास हैं कि वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। तो इसलिए इस लॉ को जो है उसको चैलेंज तो किया जा सकता है। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये लॉ आया क्यों। हाँ। हुआ ये था कि इससे पहले भी सेक्शन 37 मौजूद था और उसमें ऑफिसर्स के पास ये पावर थी कि वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, तो वो लोग जो है वो चले गए हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया। ताज इंटरनेशनल का केस बहुत मशहूर केस है, उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब तक आप किसी की लायबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं कर देते और उसको वो फाइनलिटी अटेन नहीं कर लेती, उस वक्त तक आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा। तो ये जो ताज इंटरनेशनल वाला केस है ये आगे इसके बाद चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब लाहौर हाई कोर्ट है उसको ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया और ये कहा कि सबसे पहले आप उसके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसके खिलाफ उसको शो कॉज नोटिस देंगे, फिर उसका आप उसको ऑर्डर पास करेंगे, फिर उसके पास अपील का राइट है, फिर वो अपील में शख्स जाएगा, जब उसके खिलाफ फैसला हो जाएगा तो फिर आप उसको अरेस्ट करके तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू करेंगे। जो लेटेस्ट लॉ जो है वो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फाइनलिटी अटेन कर दी। अब उन्होंने क्या किया है कि ये बदकिस्मती हमारी कि हमारे मुल्क में अगर जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मिलती है तो जो एग्जेक्टिव है या जो पार्लियामेंट है वो उसको अनडू करने की कोशिश करती है। ओके, या लेकिन सर मैं अगर मोटा मोटा मैं ये कहूं कि जनाब इन लाइन विद द इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो थी वो चीजें बेहतरी की तरफ थी, लेकिन इस एक्ट के जरिए उसको खत्म किया गया और सिंगल हैंडेड पावर जो है वो FBR की तरफ चली गई। राइट, एग्जैक्टली इसको नलीफाई करने के लिए ये अब नया कानून लाया गया है। और ये जो कानून है मैं समझता हूँ कि अभी भी इसमें गुंजाइश है, अगर FBR चाहे तो इस जो प्रोविजन है इसको कुछ अरसे के लिए सस्पेंड कर सकती है
और अगरचे ये इसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, तो उसमें बेहतरी लाई जा सकती है और मुल्क में जो खौफ व हरास है उसको दूर किया जा सकता है थोड़ी सी कोशिश के बाद। और फोकस उस जगह पे करना चाहिए जहां फ्रॉड हो रहा है, जो लोग टैक्स नेट में नहीं है बाहर बैठ के हाईजैक करते हैं सारे एफबीआर को, सिस्टम को, और जिसमें जो बहुत सारे जो लोग हैं एफबीआर के वो खुद उसमें शामिल होते हैं, तो उनको ऊपर जो है वो उसके ऊपर कुछ चेक इस तरह का स्ट्रांग लगाया जाए कि ये फ्रॉड हो ना सके, बजाय इससे कि आप लोगों के बिजनेस जो हैं उनको तबाह कर दें, उनको सफर करें, और जिस तरह अभी जो प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि लोग मुल्क छोड़ के भाग जाएं, इस तरह की सजा पैदा नहीं होनी चाहिए। इस पर अदरवाइज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अब कंप्यूटर का सिस्टम है और इसमें टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। ठीक, टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है और उससे इस सिलसिले में फ़ायदा उठाया जा सकता है। जी बख्तावर साहब, अब बताइए कि लाहे-अमल क्या क्या तय किया है, जो एसोसिएशन हैं, जो चेंबर्स हैं, आप लोगों ने क्या लाहे-अमल तय किया है? देखें जी, कराची चैम्बर हो गया, मुल्तान चैम्बर हो गया, लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, कोयटा हो गया, सरहद हो गया, चारों सूबों के जो मेन चैम्बर्स हैं, कैपिटल सिटी के चैम्बर्स हैं, इन सब ने ये फैसला किया है कि हम इस नए कानून को टोटली रिजेक्ट करेंगे। 19 तारीख की कॉल दे दी गई है कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, पूरे मुल्क को हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको हम होल्ड पे लेकर आएंगे। बट ये मदर ऑफ ऑल चेंबर्स एफपीसीसीआई जो है वो आपके साथ शामिल है इसमें कि नहीं है? देखें, एफपीसीसीआई भी बिल्कुल हमारे साथ इस चीज़ में शामिल है। एफपीसीसीआई की गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट ने उनसे चंद दिन मांगे हैं, मेरे ख्याल में ट्यूसडे या वेंसडे तक का टाइम मांगा है कि आप कि कोई बेहतर न्यूज़ उनको दे दी जाएगी। तो एफपीसीसीआई की तरफ से जो हम तक अभी मालूमात आई है वो ये है कि ट्यूसडे वेंसडे तक वो वेट करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आई तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे मियाँ बख्तावर तनवीर शेख जो कि सदर हैं मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इसके बाद हम रुख करेंगे सरहद चेंबर का, वहाँ पर क्या हालात है जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया फजल मुकीम खान जो कि सदर हैं सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना मुनीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फजल साहब, क्या कितना खौफ, कितना डर है इस वक्त इस 37AA को लेकर आप लोगों की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फजल मुकीम खान, सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट। जनाब, इस टाइम जितनी बिजनेस कम्युनिटी है 37AA से और 21S से निहायत खौफजदा है, परेशान है। परेशानी का आलम यह है कि लोग सोच रहे हैं कि अपने कारोबार को किस तरह बेचकर और किसी तरीके से पाकिस्तान से निकल जाएं। आपको याद होगा कि हमारी केपी की जो लोग हैं ये पहले से निहायत परेशानी के आलम में हैं और इन्होंने अपने बिजनेस को केपी से माइग्रेट करके अदर प्रोविंस चले गए या पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन आज की तारीख में पूरे पाकिस्तानी इस सोच पे लगे हुए हैं कि हम किसी भी तरीके से मतलब कि पाकिस्तान से निकल जाएं। तो ये पाकिस्तान की जो लेजिस्लेटर हैं ये इनको तवज्जो देनी चाहिए कि भाई हम पाकिस्तान के लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करें, ना कि इनको खौफजदा करके पाकिस्तान से निकलने पे मजबूर किया जाए। लेकिन ये भी याद रखें आप, अगर ये कैपिटल लेकर बिजनेसमैन पाकिस्तान से बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या हालत होगी। ये लोग मेहनत जारी कर रहे हैं कि हमारे लोग, चले इसके ऊपर तो हमने बात की, ये जो ड्रैकोनियन पावर्स की जो बात की जा रही है और वे आउट क्या हो सकता है, राना मुनीर साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। राना साहब, 21S की भी बात हुई, 21S की भी बात हुई, गो के एफबीआर ने इसके ऊपर बड़ा क्लैरिफाई किया है, लेकिन अभी भी इबाहम मौजूद है लोगों में, क्योंकि जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा आया कि जनाब 50 अब जो है 2 लाख रुपए अगर आपने कैश में बैंक में जमा कराए, लेन देन किया, तो उसके ऊपर 21.5% जो है वह एफबीआर टैक्स काट लेगा। और कराची में ये नोटिस सर्कुलेट हुए, उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को मना किया है कि जनाब कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना, अगर अमाउंट कटा तो फिर हम जिम्मेदार नहीं है, वो आप जिम्मेदार होंगे। एफबीआर ने लेटर ऑन इसके ऊपर 21S के ऊपर क्लैरिफाई भी किया। मुनीर साहब, जरा आसान अल्फाज में राना साहब बता दें कि ये क्या है।
सर आसान अल्फाज में जो है ये जो सर्कुलेट हो रही हैं चीज़ें, ये लोग ऐसे हैं जो टैक्स एक्सपर्ट नहीं है या चीज़ों को जो है वो गौर से नहीं देखते हैं। इसमें है क्या, थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 18 है जिसको ये कहता है कि लोगों की जो बिजनेस इनकम है उसकी असेसमेंट किस तरीके से होनी है, और वो कहता है कि जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो सारे अलाउ होंगे, फिर जाके उसके बाद उसकी इनकम जो है वो डिटरमिन होगी। ओके। सेक्शन 20 में जो अलग एक्सपेंसेस अलाउ हैं वो कहती है जो भी बिजनेस एक्सपेंस है वो अलाउ होगा। सेक्शन 21 ये कहता है कि जी ये जो एक्सपेंसेस हैं जिनको एंडिस्ट किया गया है 21 में, वो एक्सपेंस जो हैं वो बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर अलाउ नहीं होंगे। उसमें पहले से एक सेक्शन 21C मौजूद है जिसमें ये है कि अगर आपने कहीं टैक्स विदहोल्ड करना था किसी दूसरे शख्स का और वो टैक्स विदहोल्ड आपने नहीं किया तो वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। इसी तरह सेक्शन 21L मौजूद है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप 2,50,000 रुपये से ज़्यादा कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल करें। अगर वो बैंकिंग चैनल नहीं करेंगे तो वो आपको एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं होगा। ओके। इसके बाद एक नया जो सेक्शन, एक जो नया शख्स आया है उस 21Q एक सेक्शन इससे पहले है जो ऐसे, वो ये कहता है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स से परचेज करेंगे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है इनकम टैक्स में तो आपको 10% एक्सपेंस उसका डिसअलाउ हो जाएगा। ये 21Q है। अब 21S पे आते हैं। 21S ये कहता है कि ये अब उन्होंने उलट कर दिया। उलट ये कर दिया कि हर वो शख्स जो सेल कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो जब सेल करे और उस इनवाइस की प्राइस 2 लाख से ज़्यादा हो तो उसकी पेमेंट वो थ्रू बैंकिंग चैनल वसूल करे। अगर वो बैंकिंग चैनल वसूल नहीं करेगा तो फिर ये होगा कि उसने उस सेल के अगेंस्ट जो एक्सपेंस क्लेम किया होगा उसका 50% उसको डिसअलाउ हो जाएगा। ओके। तो ये एक बंदी उसने लगाई है इस वजह से कि जो लोग हैं वो टैक्स नेट में आए, एग्जैक्टली यानी इनिशियली यानी सर इसका मकसद ये है कि 21S का मतलब ये है कि आपको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, एक तरीके से आपको यकीनी बनाया जा रहा है कि आप कैश ट्रांजैक्शन से निकलकर और बैंक ट्रांजैक्शन की तरफ आए, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ जो एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स और टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने इस तरह से की कि अगर कैश में पैसा उसमें बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा दिया तो 21% कट जाएगा। तो ये जब ये आवाम को समझने में, अब जाहिर है कि जो हमारे ताजिर बिरादरी है, सरहद चैम्बर के फजल मुकीम साहब भी मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, इबाम मौजूद है। जी फजल साहब, मुझे आप 1 मिनट अगर दे दे तो मैं इसको बहुत क्लियर कर देता हूँ। इसमें मैंने सिर्फ जैसे अर्ज किया कि ये पाबंदी लगाई है सेल करने वालों के ऊपर कि अगर वो इनवॉइस प्राइस अगर उसकी 2 लाख से ज़्यादा है तो वो उसकी पेमेंट रिसीव करें बैंकिंग चैनल के जरिए। ओके, ठीक है। वो ये बड़ा इजी है। अगर आप कोई वैसे कोई बंदा कोई उसमें अपने बिजनेस अकाउंट में कोई से एक शख्स है वो सारा दिन सेल करता रहता है छोटी छोटी इनवॉइसेस के एवज, और वो रात को या अगले दिन जो है वो जाके कैश उसमें बैंक में डिपॉजिट करा देता है, हाँ। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लॉ ऐसा नहीं कहता। ये जो लॉ है ये कनेक्ट कर रहा है आपकी इनवॉइस के साथ, जहां इनवॉइस की प्राइस वैल्यू जो है वो 2 लाख से ज़्यादा होगी उसके लिए पाबंद किया जा रहा है कि आप उसकी पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक लें। अगर नहीं लेंगे तो इसका जो आपने इसके अगेंस्ट एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है उसका 50% आपको डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। और डिसअलाउ कब होगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना बैंक के पास इख्तियार है, ना किसी टैक्स के किसी और बंदे के इख्तियार है। इख्तियार उस वक्त होगा जब आपकी असेसमेंट होगी, जो ऑफिसर ये देखेगा, चेक करेगा कि जी आपने ये पेमेंट इनवॉइस इशू की थी 2 लाख से उसकी ज़्यादा कीमत थी, जो वैल्यू थी, आपने उसकी पेमेंट आपने थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं ली थी, फिर जाके ये एक्शन होगा। जी फजल साहब अब ये बताइएगा चीजें कुछ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इनवॉइस काटते हैं तो हुकूमत कहती है कि रियल टाइम पर ई इनवॉइस काटनी है आपने। जब ई इनवॉइस काटने के लिए नेट का होना लाजमी है और बिजली का होना लाजमी है। यहाँ पर तो हमारे KPK में ऐसे नो गो एरियाज बनते चले जा रहे हैं जहाँ पे लास्ट
15 डेज से 20 डेज से नेट सर्विस ही गवर्नमेंट ने खुद काटी हुई है, नेट सर्विस ही नहीं दे रही। अगर वहां से आप ई बिलिंग की बात करते हैं, ई बिल्टी की बात करते तो वो कहाँ से करेंगे? ठीक है जी, अब ये भी नहीं है, ये और लॉ है, ये इस 21S नहीं है सर, ये 21S की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ऑपरेशनल में बात कर रहे हैं। ऑपरेशन में सर जी तो सर ये सबसे बड़ी बात ये है 21S। अब मुझे बताएं KPK में तो बहुत से लोग नहीं है, वो बैंक अकाउंट खोल ही नहीं सकते। यहाँ पे अफगानी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे कई मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठे हैं। अब जो अफगानी है आपका अरबों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी किस्म की कोई बैंकिंग चैनल है ही नहीं, वो आपसे कैश देते हैं, कैश लेके जाते हैं। अब मुझे बताएं कि इन लोगों के साथ हम क्या करेंगे? देखिए जी, बात ये नहीं है, बात है हम जो बात करते हैं, एक है भरे पेट की, एक है खाली पेट की। हम खाली पेट की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे सदीकी भाई ने कहा, वहाँ पे नेट भी है, वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी है, उनको करते हुए तकलीफ नहीं है। यहाँ पे तो नेट ही नहीं है। अब बन्नू के इलाके में उस दिन पराल वाले और बिहार वाले आए हुए थे, तो लोगों ने कहा कि 21 दिन से नेट सर्विस नहीं है, हम अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स फाइलें लेके इस्लामाबाद चले गए, वहाँ पे बैठ के अकाउंटेंट उसको मेंटेन कर रहा है। जी, यानी ये तय पाया कि कानून जरूर बनाएं, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि ज़मीनी हकाइक हैं क्या, इन कवानीन के ऊपर अमल दरामद हो सकता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फजल मुकीम खान जो कि सदर हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और राना मुनीर हुसैन पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। बारहा बात हुई FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके मौक़िफ़ की। तो प्रोग्राम से कबल आतिफ इकराम शेख जो कि प्रेसिडेंट है FPCCI की, मेरी उनसे बात हुई थी इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, लेकिन वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से शरीक ना हो पाए। वो अगर शिरकत करते तो ज़ाहिर है कि उनका मौक़िफ़ भी, यानी FPCCI का मौक़िफ़ भी यहाँ पर हम पेश कर देते। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।